तो अपन बात कर रहे थे कि भाई कोई भी जीव है जो ऑक्सीजन तो अंदर ले रहा है लेकिन CO2 क्या निकाल रहा है बाहर। तो जो ऑक्सीजन और CO2 अंदर और बाहर जा रही हैं, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है भाई गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन, या जिसको अपन बोलते हैं गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय कि भाई जब कोई भी जीव ऑक्सीजन अंदर ले रहा है और CO2 क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। तो ऑक्सीजन और CO2 जब बाहर अंदर निकालेंगे तो इस चीज को अपन बोलते हैं गैसीय ट्रांसपोर्टेशन या गैसीय विनिमय, और इसी चीज को अपन बोलते हैं रेस्पायरेशन या श्वसन। ठीक है भाई, तो अपन श्वसन किसे बोलेंगे कि ऑक्सीजन तो अंदर जा रही है लेकिन CO2 क्या हो रही है? शरीर से बाहर निकल रही है। अब देखो, जैसे मानव ने श्वसन क्रिया करी, ऑक्सीजन लाई अंदर और CO2 निकाली शरीर से बाहर, तो इस क्रिया को अपन ने बोल दिया श्वसन। तो अपन जैसे श्वसन की डेफिनेशन देंगे या श्वसन की परिभाषा देंगे तो उसमें अपन क्या लिखेंगे कि भाई मानव शरीर में या सजीवों में गैसीय आदान प्रदान या गैसीय विनिमय को ही अपन क्या बोलते हैं? श्वसन। तो इनकी अपन डेफिनेशन लिखते हैं श्वसन की कि भाई श्वसन होता क्या है और किस प्रकार से होता है। तो सजीवों में गैसीय विनिमय को श्वसन कहते हैं। देखो भाई, इसमें क्या हो रहा है? गैस का एक्सचेंज हो रही है। गैस कि O2 अपन अंदर ले रहे हैं और CO2 अपन शरीर से क्या निकाल रहे हैं? बाहर। भाई ऐसी चीज तो है नहीं कोई अपन जादूगर हो कि अपन के शरीर में कोई भाई अपन करतब दिखा रहे हो कि अपन जैसे ही ऑक्सीजन लेंगे और CO2 शरीर से अपन क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। तो इसमें क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? श्वसन या रेस्पायरेशन। अब देखो, इस क्रिया में दो चीज हमारी सामने आती है कि एक तो हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और CO2 अपन कहाँ निकाल रहे हैं? शरीर से बाहर। और दूसरी क्रिया क्या हो रही है कि अपन क्या कर रहे हैं? अपन सांस ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। तो श्वसन तंत्र में दो प्रकार से काम करता है अपन का रेस्पायरेशन सिस्टम। और जो देखो भाई, दो चीज क्या होती हैं कि एक तो अपन गैसों को अंदर लेते हैं और गैसों को अपन बाहर निकालते हैं। अपन किसी भी फॉर्म में उन गैसों को क्या नहीं कर रहे? उनका चेंज नहीं कर रहे कि भाई जो गैस अपन अंदर ले रहे हैं वही गैस अपन बाहर निकाल रहे हैं। इस चीज को अपन बोलते हैं भाई ब्रीथिंग। इसको अपन क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग। और ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 अपन बाहर निकाल रहे हैं, इस क्रिया को अपन बोलते हैं रेस्पायरेशन या श्वसन। एक तो भाई ब्रीथिंग और दूसरा रेस्पायरेशन। अब आपके सामने दो वर्ड आ गए, एक तो आ गया ब्रीथिंग और दूसरा आ गया रेस्पायरेशन। तो ब्रीथिंग में अपन देख तो क्या करते हैं? अपन कर रहे हैं सांस लेना और दूसरी क्रिया है सांस छोड़ना। एक क्रिया है भाई अपन की सांस लेना और दूसरी क्रिया हो गई अपन की सांस छोड़ना। और इसमें क्या कर रहे हैं? अपन ऑक्सीजन तो क्या कर रहे हैं? अंदर ले रहे हैं और CO2 अपन निकाल रहे हैं शरीर से बाहर। एक तो अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 अपन बाहर निकाल रहे हैं। अब देखो, इन दोनों क्रियाओं में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि एक फॉर्म में तो अपन जो गैस अंदर ले रहे हैं वही गैस अपन शरीर से क्या निकाल रहे हैं? बाहर। और दूसरी क्रिया क्या है? रेस्पायरेशन। इसमें अपन ऑक्सीजन तो अंदर ले रहे हैं और CO2 क्या कर रहे हैं? शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें देखो, ये जो ब्रीथिंग की क्रिया होती है ये होती है एक फिजिकल रिएक्शन या भौतिक क्रिया। फिजिकल रिएक्शन या भौतिक क्रिया। और जो हमारी रेस्पायरेशन होती है यह होती है एक केमिकल रिएक्शन या रासायनिक क्रिया। कि भाई भौतिक क्रिया का मतलब है कि जिस फॉर्म में अपन जिस काम को कर रहे हैं वो हमको वापस उसी फॉर्म में वापस मिल रहा है। और जबकि केमिकल प्रोसेस क्या होती है? इसमें होता है कि जिस चीज को हम एक रूप में अंदर ले रहे हैं और उसको अपन दूसरे रूप में शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं अपन केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन। और जो हमारी भौतिक रिएक्शन होती हैं अपन की ब्रीथिंग, यह होती है भाई एंजाइम्स के द्वारा। एंजाइम्स के द्वारा
सॉरी, ये होती है हमारे शरीर में पेशियों या मसल्स के द्वारा। किसके द्वारा भाई? पेशियों या मसल्स के द्वारा। और जबकि केमिकल रिएक्शन जो होती है यह होती है हमारी एंजाइम्स के द्वारा। देखो भाई, इसमें क्या करते हैं, एंजाइम्स का सिक्रेशन हो रहा है और ये हमारी मसल्स के द्वारा। और देखो एक चीज और है कि जो एंजाइम का स्रावन करती है, ऐसी चीज जहां से एंजाइम निकलते हैं उनको अपन बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्लैंड। और जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है उस क्रिया को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? अंतःस्रावी ग्लैंड। अब अपन बात करते हैं आगे इसके बारे में कि और भाई अपन श्वसन तंत्र में कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ऐसे कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कौन कौन सी प्रोसेस हमारे शरीर में हो रही है। तो अपन अगली हेडिंग डालेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र या ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। मानव श्वसन तंत्र या ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। और ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम में ऐसे हमारे शरीर में या हमारे बॉडी में ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो हमारे इस रेस्पिरेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं। और भाई देखो, कभी भी ये तंत्र या सिस्टम आ जाता है तो इसका मतलब आता है कि जो कितने भी अपन के अंग या ऑर्गन जो हमारे वर्क कर रहे हैं इस चीज में, जिनका कोई ना कोई फंक्शन है हमारे बॉडी में, उन चीजों को अपन एक ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। और जब उन चीजों का अपन ग्रुप बना लेते हैं उसी चीज को अपन बोलते हैं तंत्र या सिस्टम। तो देखते आइए दोस्तों, अपन बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र या ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम में अपन देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं और उसके द्वारा देखते हैं कि मानव में ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो क्या होती हैं हमारे श्वसन तंत्र में ऐड हैं या काम कर रही है। तो ह्यूमन के एक अपन डायग्राम, बेसिक डायग्राम की बात करें तो देखो, हमारे बॉडी में सांस लेने के या ऑक्सीजन को लेने के बस दो ही रास्ते हैं। एक तो अपन क्या करते हैं, कभी कभी मुंह के द्वारा भी अपन रेस्पिरेशन कर लेते हैं और कभी हमेशा नाक के द्वारा। तो हमारी जो नाक या नोज होती है उसके द्वारा अपन जो श्वसन क्रिया करते हैं, और सबसे पहला जो ये पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं नासा गुहा या नोजल कैविटी। नासा गुहा या नोजल कैविटी। और फिर यहाँ से एक नलिकाकार संरचना हमारे शरीर के अंदर जाती है जिसको अपन बोलते हैं नासा पथ या नोजल ट्रैक्ट। नासा पथ या नोजल ट्रैक्ट। अब देखो, हमने क्या करा, यहाँ से ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन अपन के पहुंच गई यहाँ पर। अब यहाँ से नीचे जाएगी और आपने अगली क्लास में पढ़ा था एक शब्द जिसको अपन बोलते हैं ग्रसनी या फेरिंग्स। ग्रसनी या फेरिंग्स। और ग्रसनी क्या होती है, आपने देखा था कि यहाँ से श्वसन जो अपन की सांस आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, और हमारे मुख के यहाँ से भी जो ग्रास नली या ग्रसिका जा रही है, ईसोफेगस या फेरिंग्स, वो क्या कर रही है, एक जगह पे यहाँ पे आके मिल रही हैं और उसी जगह को अपन ग्रसनी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, ये ग्रसनी ना तो हमारे श्वसन में सहायक होती है ना ही हमारे पाचन में, क्योंकि हमने देखा था ग्रसनी या फेरिंग्स में कोई भी पाचक एंजाइम या किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है जो कि हमारे भोजन का क्या कर सके, पाचन या डाइजेशन। अब देखो, यहाँ से आगे जैसे ही अपन ग्रसनी से आगे यहाँ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज पाई जाती है जिसको अपन ध्वनि यंत्र या लैरिक्स कहते हैं। और ह्यूमन में क्या होता है, ये लैरिक्स पाया जाता है ध्वनि के रूप में। जैसे हमारे फेफड़ों से अंदर से एक तेज हवा आएगी और तेज हवा जैसे ही आएगी तो इस लैरिक्स पे पड़ेगी और लैरिक्स से क्या होगा, ध्वनि का उत्पादन।
जबकि क्या होता है, पक्षी या जानवर होते हैं, पक्षियों में क्या होते हैं, चींची की आवाज आती है वो तब भी बोलते हैं। तो उनमें क्या होता है, लेरेक्स की जगह एक और स्वर यंत्र जिसको अपन बोलते हैं सिरिक्स। तो देखो भाई, मानव में जो ध्वनि यंत्र होता है वो होता है लेरेक्स, और इनमें क्या होता है, सिरिक्स। अब आगे बात चले और आगे अपन बात करें कि इस जगह को, जो नलका अब नीचे की साइड जा रही है, इसको अपन बोलते हैं श्वसनी या ट्रैकिया। श्वसनी या ट्रैकिया। और श्वसनी क्या होता है कि श्वसनी एक नलिकाकार संरचना होती है जिसमें क्या है, उपास्थि के बने यूं सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। कैसे छल्ले भाई, सी आकार के। तो अपन इसमें लिख सकें सी आकार के छल्ले, और जो किसके बने होते हैं भाई, उपास्थि के बने। अब देखो, एक वर्ड आ गया उपास्थि, और दूसरा आता है अस्थि या बोन। तो अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या है कि उपास्थि क्या होती है, छोटी छोटी अस्थियों का क्या होती है, एक समूह, कि जिसमें बहुत ही छोटी छोटी अस्थि, और उपास्थि से मिलकर ही अस्थि बनी होती है। मान के चलो, अस्थि हमारे शरीर में एक मजबूत काम करती है। किसी भी संरचना का अगर निर्माण करना होता है तो वो होता है अस्थि के द्वारा, और उपास्थि ऐसी संरचनाओं का निर्माण करती है हमारी बॉडी में जिनसे क्या हो जाता है कि हमारी शरीर के अंग जो मूवमेंट कर जाते हैं। मान के चलो, जैसे उंगली में हड्डी पाई जा रही है तो इसको अपन एक फिक्स डायरेक्शन में ही मोड़ सकते हैं। अगर हमने इसको और अधिक डायरेक्शन में मोड़ा तो क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी, यहाँ से अस्थि क्रैक हो जाएगी। लेकिन उपास्थि से देखो, हमारे शरीर में ये अपनी नाक का ऊपर वाला भाग होता है ना, जिसको अपन कितना भी हिलाएं हिल जाता है। हमारे जो कान होते हैं वो भी क्या होते हैं, उपास्थि के बने। अब उपास्थि आगे चल के टू पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड। टू पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड। और इस पार्ट में भी उपास्थि के बने हुए क्या पाए जाएंगे भाई, छल्ले। इस पार्ट में भी उपास्थि के सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। तो देखो, अपन ने पढ़ा नोजल ट्रैक कैविटी, नोजल ट्रैक्ट, फेरिंग्स, लेरेक्स, ट्रैकिया और सी आकार के छल्ले जो क्या होते हैं, उपास्थि के बने हुए होते हैं। अब ये जो हमारी ये श्वसनी थी, ये टू पार्ट में डिवाइड हो गई, और यहाँ पर देखना हमारी बॉडी में एक संरचना पाई जाती है जिनको अपन बोलते हैं लंग्स। तो ये हमारे लंग्स एक ये हो गया, और दूसरा भी लंग्स क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो, इन दोनों लंग्स में भी आपको एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी राइट साइड का लंग्स होता है वो क्या होता है, ये होता है भाई आकार में अपने में बड़ा, जबकि लेफ्ट साइड का लंग्स होता है वो क्या होता है, अपनी आकार में छोटा। मान के चलो मैं यूं खड़ा हो गया तो ये मेरा राइट लंग्स और ये वाला लेफ्ट, तो राइट वाला लंग्स अपनी शेप एंड साइज में क्या होगा, बड़ा, जबकि हमारा ये जो लंग्स है लेफ्ट वाला, ये अपने आकार में छोटा होगा। क्यों होता है छोटा, क्योंकि देखो, हाथ रख के देखो, यहाँ पर कुछ महसूस होता है, और उसमें क्या है, ऐसे की ऐसे संरचना चलती है। शरीर में धड़कन सी उत्पन्न होती है। तो हमारे शरीर के लेफ्ट भाग में लंग्स के पास में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं हार्ट या दिल। तो ये हो गया हमारा हार्ट, और देखो ये हो गया हमारा लंग्स राइट वाला, और ये हो गया अपन का लेफ्ट वाला। तो अब अपन आगे बात करते हैं, जो हमारा लंग्स होता है ये क्या होता है, तीन पालियों में डिवाइड रहता है, तीन लोब्स में डिवाइड रहता है। और कैसे, मान के चलो अपन यहाँ से कर दें तो इसका एक पार्ट, ये कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट, और ये हो गया यहाँ से थर्ड पार्ट। तीन लोब्स में डिवाइड हो गया हमारा लंग्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। जबकि हमारा लेफ्ट वाला लंग्स है ओनली टू लोब्स में क्या होता है, डिवाइड। अब देखो, ये तो कितने में हो गया, टू पार्ट में डिवाइड, और ये हो गया तीन पार्ट में डिवाइड। अब अपन बात करते हैं इनको रफ करके, यहां से जो हमारी ये संरचना होती है
ये जहां से श्वसनी डिवाइड हो रही है, ये और ये वाली सेम है। अब देखो अपन एक लंग्स की बात कर लें, एक लंग्स में जो स्ट्रक्चर होगी वो ही क्या है कि दोनों लंग्स में भी क्या होगी, प्रेजेंट। तो अपन एक लंग्स का स्ट्रक्चर कर लें और आप समझ जाना कि ये जो संरचना इस लंग्स में है ये भी क्या होगी साइड वाले लंग्स में या लेफ्ट लंग्स में भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो अपन की श्वसनी या ट्रैकिया डिवाइड होती है इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी ट्रैकिया या प्राथमिक श्वसनी। प्राइमरी ट्रैकिया या प्राथमिक श्वसनी। अब ये प्राथमिक श्वसनी आगे चल के कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर में आगे चल के क्या हो जाती है भाई, डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड कैसे होगी, इस फॉर्म में या इस संरचना के रूप में। और ये जो डिवाइड हो रही है इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ट्रैकिया या द्वितीयक श्वसनी। सेकेंडरी ट्रैकिया या द्वितीयक श्वसनी। और ये द्वितीयक श्वसनी आगे चल के एक और स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाती है। और यहाँ चल के ऐसी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगी, ये नीचे चल के डिवाइड। और इन स्ट्रक्चर में जो डिवाइड होती है इसको अपन बोलते हैं ट्राइटरी ट्रैकिया या तृतीयक श्वसनी। क्या होता है भाई, ट्राइटरी ट्रैकिया या तृतीयक श्वसनी। अब देखो हमारी श्वसनी आगे चल के तीन पार्ट में क्या हो रही है, डिवाइड, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। अब ये जो हमारी लास्ट वाली ट्रैकिया होती है इनसे क्या होती है, एक गुब्बारे समान संरचना जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर एक बैलून समान संरचनाएं जुड़ी हुई होती हैं जिनको अपन एल्वोलाई या कूपिकाएं कहते हैं, जिनको हम एल्वोलाई या कूपिकाएं कहते हैं। और यहां से अब देखना इंपॉर्टेंट चीज, और देखो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई चीज लिखाने पे नहीं आए तो उसको क्या है साथ के साथ नोट करते चलो, कि अगर कोई चीज लिखाने से रह जाए तो उसको अपन क्या करते हैं, उसको अपन बाद में देख के और अपन पढ़ सकते हैं। तो जो ये एल्वोलाई होती है इसको अपन श्वसन तंत्र की इकाई, यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। तो श्वसन तंत्र की इकाई कौन हो जाएगी भाई, इकाई हो जाएगी हमारी कूपिकाएं। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कूपिका। और इनकी क्या होता है, ये महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम करती हैं। जैसे हमने यहां से अपन को ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन भाई नासा गुहा, नासा पथ, ध्वनि, श्वसनी, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनिकाएं ब्रोंक्यूल के द्वारा चल के और पहुंच जाएंगी हमारी एल्वोलाई में या कूपिकाओं में। और कूपिकाओं क्या करेंगी कि जब ब्लड हमारे हृदय में आएगा, हमारे लंग्स में, हृदय से जो ब्लड हमारे लंग्स में आएगा तो क्या करेंगी, ऑक्सीजन को वो ब्लड को दे देंगी। और ब्लड में जो CO2 है, ब्लड में जो CO2 है उसको क्या करेंगी, वहां से लेके अपने पास से और वापस शरीर से बाहर निकाल देंगी। तो हमारे लंग्स में जो O2 और CO2 का परिवहन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है भाई, कूपिकाओं से। और इसीलिए हम कूपिकाओं को हमारे श्वसन तंत्र की इकाई कहते हैं। और हमारे लंग्स में इन कूपिकाओं की संख्या होती है भाई 30 करोड़। दोनों लंग्स में कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है, 30 करोड़। तो एक लंग्स में इनकी संख्या कितनी हो गई भाई, 15 करोड़। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई जो श्वसन तंत्र की इकाई होती हैं कूपिकाएं, उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या होती है हमारे लंग्स में क्या होती है भाई, 30 करोड़। और जो ये लंग्स होते हैं, इन लंग्स को जो हमारे मानव शरीर होते हैं उनका हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसन अंग कहते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि भाई मानव शरीर के श्वसन अंग कौन है, तो श्वसन अंग में तो अपन बात करेंगे लंग्स या फेफड़ों की। और जो श्वसन अंग की इकाई कौन है, हमारे श्वसन तंत्र की इकाई कौन है, तो वो हो जाएगी एल्वोलाई या कूपिकाएं, जिनकी संख्या क्या होती है हमारे शरीर में 30
करोड़। अब देखो भाई एक चीज, अब तुमने सुना अच्छे से देखा होगा कि ऑक्सीजन यहां से आएगी और यहां से चलते चलते हमारे यहाँ पर और इधर की साइड भी कूपिकाएं प्रेजेंट होती हैं, तो कूपिकाओं से ऑक्सीजन जाके और पहुंच जाएगी कूपिकाओं में। यहाँ से ब्लड आएगा, और मैं वो भी बता दूंगा आपको कि ब्लड कैसे आएगा। भाई जो O2 और CO2 आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, उनका रीजन क्या है, किस स्ट्रक्चर में ऐसी कौन कौन सी केमिकल प्रोसेस हो रही हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रेस्पायरेशन क्या होती है, एक केमिकल प्रोसेस होती है जो कि क्या है, एंजाइम के द्वारा डिस्कवर होती है। अब एंजाइम कौन कौन सी क्रिया करेंगे ऐसी जिनके द्वारा क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन CO2 में चेंज हो जाएगी। तो एक बार ऐसा करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन आगे बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग और कौन कौन सी इकाई काम करती है। ठीक है भाई, अब देखते हैं मन आगे बात। अब देखो, अपन ने बात की थी मानव श्वसन तंत्र में डायग्राम की, तो अपन ने सबसे पहले अगर बात करेंगे कि भाई मानव में श्वसन अंग, मानव में श्वसन अंग, तो श्वसन अंग कौन से होते हैं भाई, फेफड़े या लंग्स। भाई देखो, जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी जो हमने पढ़ाया है, एक तो या तो मैं बोल के तुम्हारे सामने बता दूं, नहीं दूसरी चीज क्या है कि उसको मैं आपके सामने लिखा दिया करूंगा तुरंत की तुरंत। और अपन अगली बात करें कि श्वसन तंत्र की इकाई, श्वसन तंत्र की इकाई, और श्वसन तंत्र की इकाई होती है भाई कूपिकाएं या एल्वोलाई, जिनकी संख्या कितनी होती है भाई, 30 करोड़। क्या होती है, 30 करोड़। अब देखो एक पथ देखते हैं हम कि मानव में ऑक्सीजन किस पथ से, सबसे पहले कौन से अंग से स्टार्ट होगी हमारी ऑक्सीजन और कहां तक जाएगी। और जब ऑक्सीजन जा रही है तो CO2 किस पथ के द्वारा, ऐसे कौन से अंग होंगे जो सबसे पहले ऑक्सीजन को ले जा रहे हैं और सबसे पहले CO2 को लेके आ रहे हैं। तो अपन बात करते हैं O2 व CO2 का पथ, O2 व CO2 का पथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि O2 हमारे स्टार्ट होती है सबसे पहले नासा गुहा से। O2 स्टार्ट हो रही है किससे, नासा गुहा से, और नासा गुहा से आगे चल के जा रही है नासा पथ में, जिसको अपन नोजल कैविटी या नोजल ट्रैक्ट कहते हैं। और नासा पथ से ये आगे जाएगी भाई किसमें, ग्रसनी में, ग्रसनी से आगे, ग्रसनी से आगे जाएगी भाई हमारे ध्वनि यंत्र पे, और ध्वनि यंत्र से आगे जाएगी ये किसमें, श्वसनी या ट्रैकिया। श्वसनी आगे चल के डिवाइड हो जाएगी किसमें, प्राथमिक श्वसनी, और प्राथमिक श्वसनी से ये जाएगी भाई द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी से ये आगे जाएगी भाई तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी से आगे जाएगी भाई ये श्वसनिकाएं, जिसको अपन ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और श्वसनिकाओं से आगे चल के ये पहुंच जाएगी भाई कहां पर, कूपिकाओं में। ठीक है भाई, देखो नेजल ट्रैक्ट से सबसे पहले O2 गई, वो जाएगी नोजल कैविटी से O2 गई, वो जाएगी नोजल ट्रैक्ट पर। फिर यहाँ से ये फेरिंग्स, फेरिंग्स से अपन के लैरिक्स, लैरिक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ट्रैकिया, प्राइमरी ट्रैकिया से सेकेंडरी ट्रैकिया, और सेकेंडरी ट्रैकिया से ट्राइटरी ट्रैकिया। फिर यहाँ से जाएगी ये ब्रोंक्यूल्स पर, और ब्रोंक्यूल से जाएगी कहाँ पर, कूपिकाओं पर। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसमें जो पहला अंग है वो हो जाएगी हमारी नोजल कैविटी, और लास्ट वाला हो जाएगा हमारी एल्वोलाई या
कूपिकाओं। अब देखो यहां से ऑक्सीजन पहुंची कूपिकाओं में, और ऑक्सीजन जब कूपिकाओं में पहुंच गई, कूपिकाओं से ऑक्सीजन गई ब्लड में, ब्लड से गई सेल्स के पास। अब सेल्स क्या करेंगी, उस ऑक्सीजन को वहां से लेके आएंगी और वापस दे देंगी अपन की एल्वोलाई या कूपिकाओं तक। तो कूपिकाओं के पास आ गई CO2। अब कूपिकाओं के पास जब CO2 आ जाएगी तो सबसे पहले CO2 जाएगी कहां पर, ब्रोंक्यूल्स पर। ब्रोंक्यूल से जाएगी भाई ट्राइटरी ट्रैकिया, ट्राइकरी ट्रैकिया से सेकेंडरी ट्रैकिया, सेकेंडरी ट्रैकिया से प्राइमरी ट्रैकिया, और यहां से लेरेक्स, लेरेक्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से हमारी नोजल ट्रैक्ट, और नोजल ट्रैक्ट से नोजल कैविटी, और नोजल कैविटी से क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगी। और जब हमारी बॉडी से ये बाहर हो जाएगी तो हमारे शरीर में रेस्पायरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। देखो एक पथ के रूप में एक साइकिल बन रही है कि शरीर में ऑक्सीजन गई और CO2 क्या हो गई, शरीर से बाहर निकल गई, और जब O2 और CO2 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेस्पायरेशन या श्वसन। अगर आपसे कोई पूछे तो ये मत कह देना कि भाई, कोई पूछे कि भाई श्वसन या रेस्पायरेशन है क्या है, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि सर सांस लेना और सांस छोड़ना ही क्या होता है, श्वसन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सांस लेना और सांस छोड़ना को अपन बोलते हैं ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि ब्रीथिंग की प्रोसेस में सांस लेते हैं और सांस अपन छोड़ते हैं, और जब सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे तो वो तो हो जाएगी ब्रीथिंग, और इसको बोलते हैं अपन श्वसन। एसएस ले लीजिए अब एक बार। हाँ तो भाइयों एसएस ले लिया ना इसका। अब देखो अपन आगे बात करेंगे, और आगे बात करेंगे कि ये O2 और CO2 काम कैसे कर रही है। तो अपन एक डायग्राम के द्वारा समझ लेंगे कि भाई O2 और CO2 आपस में चेंज हो कैसे रही हैं। O2 और CO2 आपस में चेंज हो कैसे रही हैं कि मान के चलो अपन ने रेस्पायरेशन में एक अपन बात करते हैं कि अपन ने रेस्पायरेशन प्रोसेस करी और उसमें क्या देखा कि अपन ने श्वसन क्रिया स्टार्ट कर दी यहाँ से यूं पर, और यहाँ से अपन ने क्या करा कि हम फेफड़ों से अपन ने यहाँ से क्रिया करी और यहाँ जाके पहुँच गई हमारे लंग्स पर, और लंग्स में क्या है प्रेजेंट, क्या है अपन की ऑक्सीजन। इन कूपिकाओं में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट। अब क्या होता है कि हमारे हार्ट में, हार्ट है ये, हार्ट में क्या होते हैं अपन के 4 लोब होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इसमें ये आलिंद और निलय होते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है और यहाँ से अशुद्ध रक्त निकल जाता है, यहाँ से शुद्ध रक्त आता है और यहाँ से शुद्ध रक्त निकल जाता है। अब अपन बात करेंगे कि बात करने पर कि भाई जो अपन की क्रिया होती हैं उनमें क्या होता है, और अपन हार्ट को अच्छी तरह पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा रक्त परिसंचरण तंत्र। उसमें अपन एक एक नलिका के बारे में देखेंगे कि कौन सी नलिका है, कौन सी सिरा है, कौन सी धमनियां हैं, किस प्रकार की नलिका जो रक्त को लाने का, कौन सी नलिका रक्त को ले जाने का काम कर रही है। तो यहाँ से क्या करेगा कि जैसे यहाँ से ऑक्सीजन रहित बी ऑक्सीजनित रक्त आया, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से क्रिया करता करता कहाँ जाएगा, और यहाँ से जाएगा हमारी लंग्स या फेफड़ों तक। और लंग्स के जो कूपिका हैं वहाँ से जब ऑक्सीजन यहाँ को मिल जाएगी, जब हमारे रक्त को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये रक्त हो जाएगा हमारा ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रक्त। इसमें क्या होता है कि जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है तो हमारा रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध रक्त हो जाता है। और जब हमारा रक्त शुद्ध हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ से शुद्ध रक्त को लेकर वापस ये जो नलिका जाएंगी, जिसमें देखो कि वैसे तो हम क्या करते हैं धमनी और सिरा को डिवाइड करते हैं कि धमनी ऐसी जिनमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है और सिरा भी होती हैं जिनमें अशुद्ध रक्त का। लेकिन अपवाद होती हैं 2 धमनियाँ, एक धमनी एक सिरा, जिसको अपन पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा बोलते हैं। कि पल्मोनरी धमनी क्या होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है,
और पल्मोनरी सिरा क्या होती है, इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। जो यहां से इस अशुद्ध रक्त को लेके आ रही है वो होती है पल्मोनरी धमनी, और इसमें शुद्ध रक्त जा रहा है ये होती है पल्मोनरी सिरा। तो यहां से ऑक्सीजन मिल गई ब्लड में, तो जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये शुद्ध रक्त हो जाएगा और इसको वापस ये जो सिरा होती है ये लेके पहुंच जाएंगी यहाँ वाले पार्ट में, यहां पर लेकर पहुंच गई। अब यहां जब शुद्ध रक्त आ गया अपना, ये भाई चैम्बर होते हैं इन दोनों पालियों में, अशुद्ध रक्त और इनमें शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त यहां से आकर महाधमनी के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा, और जब ये शरीर से बाहर निकल जाएगा तो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाएगा। अब सुनो, विभिन्न अंगों में काम कौन कर रही है, तो विभिन्न अंगों में काम कर रही है हमारी कोशिकाएं। तो जैसे ये ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारी कोशिकाओं के पास गया तो कोशिकाओं में पहले से क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, जिसको अपन कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं, C6H12O6। ये एक मोनोसैकेराइड शर्करा भी होती है। अब इससे ब्लड में आ रही है ऑक्सीजन, और इससे क्या है, ऑक्सीजन मिलके काम करेगी तो किसका निर्माण करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का, और प्लस रिलीज क्या करेगी, ऊर्जा। तो देखो यहां से निर्माण किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का। तो यहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा तो वापस से ये नलिका इस रक्त को लेकर पहुंच जाएंगी कहां पर, इस आलिंद में। और जब यहां से ये CO2 युक्त रक्त यहां आएगा, यहां से जाकर वापस फेफड़ों पे जाएगा, तो ये क्या करेंगी, कूपिकाओं से ऑक्सीजन तो ले लेंगी और CO2 उनको वापस कर देंगी। अब जब CO2 उनको वापस कर दी तो क्या होगा, ये CO2 यहाँ के माध्यम से जा रहा और शरीर से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों देखा ना कि O2 गैस कैसे कोशिकाओं के जाकर CO2 में कन्वर्ट या चेंज हो जाती है। तो अपन एक बात करते हैं कि भाई मानव में जो श्वसन क्रिया होती है उसमें तो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस अपन अंदर लेते हैं और CO2 गैस बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन तो अपन क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, और CO2 गैस अपन क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है एक कि पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस उपयोग में लेते हैं। भाई ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, एक डाउटफुल क्वेश्चन रहता है और अधिकतर इसको लोग गलत करके आते हैं। अब इसके ऑप्शन देख लीजिए और आप भी सोच समझ के आंसर दिए। पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है भाई CO2, C नंबर का होता है नाइट्रोजन, और D नंबर का होता है कोई सी भी गैस लिख लीजिए, और कौन सी, हीलियम लिख लीजिए। ठीक है भाई। तो ये क्या है कि आपको इस चीज में, ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल क्या होता है, डाउट नहीं होना है। अब देखिए कि इसमें क्या होता है कि पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर लेते हैं। तो अपन एक चीज सोचते हैं क्या कि भाई पादप श्वसन, अब हम क्या है कि पादप में और ऐसे ये और वो, तो इनका मतलब क्या होता है कि हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस हमको मिल कहां से रही है, तो बताओ भाई, ऑक्सीजन गैस हमको मिल रही है पेड़ पौधों से। ठीक है भाई, ये बात फिक्स है ना कि हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन ले रहे हैं और पेड़ों को क्या दे रहे हैं अपन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ऑक्सीजन पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस यूज करेंगे, तो इसका आंसर होगा भाई, पादप करते हैं ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस क्यों करते हैं इसका भी सुन लीजिए। तो प्रकृति में जितने भी सजीव हैं, चाहे जीव जंतु हैं चाहे पादप हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेंगे और CO2 गैस बाहर निकाल देंगे। अब हम अगली बात करें कि सर अगर वो ऑक्सीजन लेंगे और CO2 बाहर निकालेंगे तो हमको ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, तो भाई ये भी रीजन है। तो देखो पादपों में श्वसन के अलावा एक और क्रिया होती है जिसको अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण।
या फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, पादप CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकाल देते हैं। इस क्रिया में पादप CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकाल देते हैं, और जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमको मिल रही है उस गैस का यूज हम करते हैं श्वसन क्रिया में। तभी तो कहते हैं हम कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। अगर पेड़ पौधों को तुम लंबे समय तक ऐसे ही काटते रहोगे तो हमारे पर्यावरण या वातावरण में क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी। और जब ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, अपन का वातावरण कैसा हो जाएगा, प्रदूषित वातावरण, और इसमें पॉल्यूशन होगा जो लगातार बढ़ता रहेगा। अब देखो यहां से ऑक्सीजन ले ली और अपन प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कैसे करते हैं कि देखो इसमें देखते हैं, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी लाइट की प्रेजेंस भाई, सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर के, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर के सरल भोज्य पदार्थों, और सरल भोज्य पदार्थ कौन से हैगे, ग्लूकोज, सरल भोज्य पदार्थों और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निर्माण। और जब ये ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे तो ये होगी शरीर से बाहर, और इससे ऑक्सीजन गैस का उपयोग करेंगे हम हमारी श्वसन क्रिया करने में। अब देखो एक चीज, अब दो चीज हो गई पादपों में, एक तो श्वसन हो गया और एक हो गया प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो तो होती है दिन के समय, और श्वसन की क्रिया होती है 24 घंटे या दिन में और रात में। अब कोई ने आपसे बोल दी कि ऐसा करना, हम रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे भाई CO2 गैस हमको वापस देते हैं। सही बात है बिल्कुल भाई, CO2 तो वापस देंगे, क्यों, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है उस क्रिया में क्या कर रही हैं कि भाई CO2 तो ले रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, वापस। लेकिन श्वसन में तो वो खुद ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 क्या कर रहे हैं, वापस निकाल रहे हैं ना। तो रात के समय प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, तो CO2 गैस क्या करेंगे, वो शरीर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए हमको क्या होता है कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, और जब हम पेड़ों के नीचे सोएंगे तो हमारी दम घुटने से मौत तक ही हो सकती है। तो इसलिए हर चीज का क्या होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, और आपकी नॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि बस आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब आपसे कोई ने क्वेश्चन कर लिया अगला कि ऐसा होता है क्यों, भाई कोई क्वेश्चन कर सकता है ना आपसे, और आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि भाई तुम सही बता रहे हो कि हमें रात के समय पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों नहीं सोना चाहिए, ऐसा रीजन क्या है। तो भाई देखो अपनी नॉलेज को ऐसा बढ़ाओ कि आपको खुद को ऐसा लगे कि हाँ मैं इतना हूँ, कामयाब हूँ कि अगर मैं उसे कोई क्वेश्चन कर लेता तो क्या करता, मैं उसका जवाब ऐसे तरीके देता कि उसको एक ही बार में क्या आ जाता, समझ। तो अपनी नॉलेज को इतना विकसित करो कि कोई भी सामने वाला आपसे क्वेश्चन करने में ऐसा हिचकिचाए कि भाई इसको आंसर देगा, अरे इतना अच्छे से आंसर देगा कि पूरा एक्सप्लेन ही कर देता है। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण और पादप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेंगे दोस्तों, तो वो गैस होगी हमारी ऑक्सीजन गैस। अब अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं, और श्वसन क्रिया में होता है कि जो ये ऑक्सीजन और CO2 गैस है, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन और CO2 गैस। अब ये हमारे शरीर में किस रूप में कोशिकाओं तक पहुंच रही हैं, और कोशिकाओं से किस रूप में वापस हमारे फेफड़ों में या कूपिकाओं में आ रही है। तो अब बात करते हैं गैसीय परिवहन, गैसीय परिवहन, गैसेज, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन।
ठीक है भाई। और इसमें अपन पहली बात करते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन के जो ऑक्सीजन हमारे कूपिकाओं तक आ रही है, अब कूपिकाओं से जो ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा हमारी कोशिकाओं तक जा रही है, तो किस फॉर्म में जा रही है, इसको ले जाने का तरीका क्या है। तो कूपिकाओं से देखो भाई, कूपिकाओं से ऑक्सीजन अंगों तक 2 चरणों में जाती है, 2 चरणों में जाती है। और 2 चरण कौन से होते हैं? पहला होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। और दूसरी प्रोसेस होती है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है भाई 97% और इसमें होती है 3%। अब देखो अगली बात भाई, देखो साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, हर चीज का कोई ना कोई लॉजिक होता है कि हम कोई भी बात करते हैं सबके पीछे क्यों लगा दो कि भाई ऐसा होता है क्यों, अगर ये हुआ तो क्यों, अगर ये ऐसे करेगा तो भाई क्यों करेगा, रीजन बताओ ना इस चीज का। कोई भाई साइंस एक ऐसी चीज है इसमें बिना रीजन के कोई भी चीज नहीं चलती। जैसे कि तुम कहीं जा रहे हो, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, भाई क्यों जा रहे हो, आपने बोल दिया कि बस ऐसे ही काम है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन, क्या काम है, फिर आपने भी बता दिया, फिर मैंने पूछ लिया क्यों, क्या होगा उस काम से। तो हर चीज के आगे क्यों और क्वेश्चन कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज मैं जानना चाह रहा हूं। जो मुझसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो उस चीज को मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे रीजन बताओ। तो यही बात है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है 97%। अब देखो एक चीज कि भाई हमारे कूपिकाओं में क्या है, ऑक्सीजन, और ब्लड है, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का क्या होता है, रंग। तो रंग जब हमारी आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित है, तो क्या करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या कर देती है, निर्माण। और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देगी तो यह है वहां से जाएगी। और प्लाज्मा क्या होती है, जो हमारे ब्लड में ही क्या होती है, प्रेजेंट। तो 3% जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो प्लाज्मा में घुलित रूप में कोशिका के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाती है। तो भाई देखो ये तो हुआ हमारे ऑक्सीजन का परिवहन। अब अपन बात करें दूसरी, और ऑक्सीजन की जगह अपन लिख देंगे CO2 का परिवहन। तो अब देखो, अब ऑक्सीजन का परिवहन देख लिया, अब अपन बात करें CO2 का परिवहन। तो CO2 के परिवहन में देखो कि जो गैस कोशिकाओं के पास है और CO2 गैस, वो अपन को लेके आनी है वापस कहां, अपने लंग्स में। और जब लंग्स में गैस आ जाएगी तो उसको अपन क्या कर देंगे, शरीर से बाहर निकाल देंगे। और जब वो शरीर से बाहर निकल जाएगी तो रेस्पायरेशन का टोटल एक साइकिल बन जाएगा। तो CO2 गैस हमारे अंगों से और फेफड़ों तक कितने चरणों में आती है, किन किन रूपों में आती है। तो देखे भाई इससे कि अंगों से फेफड़ों तक CO2 का परिवहन 3 स्टेप में कंप्लीट ये होता है। 3 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट। और पहला होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। और बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में कैसा होगा, और बाइकार्बोनेट आयंस बोलते हैं अपन HCO3-। और ये क्रिया होती है कितने, 70%। दूसरा स्टेप होगा किस में, तो ये होगी हमारे शरीर में कार्ब
एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। और ये होगी हमारे शरीर में कितने परसेंट, तो ये होगी हमारे शरीर में 23%। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है भाई वो भी तो हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी, वो भी पानी में थोड़ी आ रही है, वो भी तो आ रही है किसमें, रक्त के द्वारा ही तो आ रही है, और रक्त से हृदय में जाएगा। अगर भाई ऐसा तो कोई है नहीं कि हमारे शरीर में कोई ऑटो वगैरह लग रहा हो, कि कोई बाइक वगैरह है कि भाई ऑक्सीजन उस पर बैठी और एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई। और ऐसा भी नहीं है कि वापस कोई है भाई, ऑटो भी नहीं है कि रेल हो, टिकट कटाया और वापस फेफड़ों तक आ गई, उस शरीर से बाहर चली गई। ब्लड में आ रही है, तो ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसी में। तो जैसे ये यहाँ पर आएगी तो इसको वापस ले आ जाएगी। और तीसरी स्टेप होता है किसमें, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। और देखो कितने परसेंट, 7%। तो देखो हीमोग्लोबिन जो अपन की प्लाज्मा में ऑक्सीजन कितनी थी, 3%, और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 7%। तो ये देखो दोस्तों दो चीज हो गई, CO2 और O2 का परिवहन। अब अपन अगली बात करते हैं, और अगली बात करेंगे कि और कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा क्या करेगा कि हमारे शरीर में O2 और CO2 का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और ये भी बात है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे वो SSC है, रेलवे है, बैंक है, CPO है, CET है, सभी में साइंस आएगी। और मैं बता रहा हूं कि आप जो एक बार ये क्लास पढ़ लोगे ना, तो आपको साइंस दोबारा पढ़ने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब जैसे अपवाद स्वरूप काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चले भी जाते हैं, लेकिन जहां तक की कोशिश है वहां तक एक भी क्वेश्चन अपन छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल से और किस तरीके से भी आ सकता है। तो दोस्तों इसको मिटा सकते हैं अपन। अब देखो अगली बात कि जो अपन के गैसों का परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो किस फॉर्म में होगा। और इसमें देखते हैं अपन, इसमें क्या होता है, एक मेथड चलता है विसरण या डिफ्यूजन, विसरण या डिफ्यूजन। और विसरण या डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मतलब ये है, मैं आपको समझाऊं एक डायग्राम से, कि मान के चलो एक गिलास में पानी भरा हुआ है और इसमें अपन एक किशमिश डाल दी अपन ने, ठीक है भाई। और इस स्टेज में क्या होगी कि यह इस पानी में किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है, अपनी फूली हुई अवस्था में आ जाती है। तो कैसे कि देखो इस पात्र में, इसमें जो अपन ने लिया था उसमें पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा, और किशमिश की मात्रा क्या है, कम। इसमें क्या हुआ, अब इसमें से पानी इसमें चला गया अंदर, तो किशमिश ने अपने आकार आकृति में क्या कर लिया, परिवर्तन। तो देखो पानी की सांद्रता तो क्या है, ज्यादा, और किशमिश की सांद्रता क्या है, कम। तो पानी का जो बहाव है अपने उच्च सांद्रता से और कहां गया भाई, निम्न सांद्रता की ओर। तो विसरण का मतलब भी क्या होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहना। और देखो कोई भी इसमें बाहर ऐसी लेयर नहीं है जो इसको जाने में सहायक हो या अवरोध बन रही है। और देखो दोस्तों आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि मछली गई पानी में और कैसे गई, छपाक छपाक। तो वही चीज है, किशमिश गई पानी में और कैसे गई भाई, छपाक छपाक। तो यही चीज है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहना ही क्या कहलाता है, विसरण। अब देखो अगली बात करें कि हमारे कूपिका हैं, जो लंग्स में कूपिका हैं, वहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता कैसी है, मात्रा ज्यादा, और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम। तो ब्लड में ऑक्सीजन कहां से जा रही है, कूपिकाओं से। और जब देखो कूपिकाओं से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी तो ब्लड में कूपिकाओं, जो ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता है, मात्रा कैसी है, बिल्कुल कम। लेकिन जो कूपिकाएं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, ज्यादा। तो कूपिकाओं से और ब्लड में जा रही है ऑक्सीजन उच्च सांद्रता से कहां जा रही है, निम्न सांद्रता की ओर। और अगली बात करें CO2 की, तो CO2 में भी अपन देखते हैं कि भाई अंगों के पास क्या है, CO2 की
अधिक मात्रा, लेकिन ब्लड में क्या है, CO2 की कम मात्रा। तो भाई देखो ब्लड में से जो ऑक्सीजन CO2 है वो कहां से आएगी, अंगों के पास। तो अंगों में उच्च सांद्रता और ब्लड में CO2 की कम सांद्रता। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब ऑक्सीजन और CO2 आ रही हैं तो उसी को अपन बोलते हैं विसरण या डिफ्यूजन। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बताया आपको ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कैसे मानव श्वसन तंत्र एक डायग्राम की सहायता से अपन ने समझाया। अब देखो अपन अगली बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास को भी अपन इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ेंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लो, उसमें क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा इसको आप इस सिलेबस में से आपको जरूर टच करेगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC तक की एग्जाम हो, उसमें से भी आपको ये क्वेश्चन मिले जाएंगे। और अपन इसी जोश जुनून के साथ अपनी क्लास करते हैं यहीं पर खत्म, और मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।